So hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to PYQ revision series. In series के through हम लोग लगा रहे हैं most expected PYQs which are a must watch before your exam. For today's video we have taken up literary theory which is a very important section of our English literature syllabus. काफी सारे questions आते हैं हमारे literary theory से, ये बच्चों को परेशान करते हैं, confuse करते हैं and बच्चे इसको लेके कभी भी confident नहीं हो पाते हैं. Watch this video up till the end and you are going to get very confident regarding each and every theory. Instead of taking up the entire literary theory, I thought of taking each and every single theory and unse related I will tell you the concepts. I will give you a very good idea of each and every theory and also I have brought for you so many questions जो आपकी एग्जाम से पहले एक बहुत ही अच्छी तैयारी कराते हैं. So on that note, let's begin. Before jumping on to new criticism, आपको पता होना चाहिए कि आपके old criticism में क्या था ऐसा जो आपके new criticism वाले नया लेके आए हैं या फिर old criticism को oppose करते हैं. वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ओल्ड क्रिटिसिज्म मतलब ऐसी चीज जो पुरानी हो चुकी है, न्यू क्रिटिसिज्म जो आज के जमाने की है, नई है. इस चीज को समझने के लिए आई विल गिव यू अ वेरी इजी एग्जांपल जिसको समझने के बाद आपको किसी से न्यू क्रिटिसिज्म को समझने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ध्यान से इस बात को समझना. पुराने जमाने में जब हमारी शादियां हुआ करती थी तो आपका जो लड़का होता था, लड़की के लिए जब हम लोग लड़का देखने जाते थे तो उस लड़के को सिर्फ एम्फेसिस नहीं किया जाता था, उसके खानदान को किया जाता था, उनकी माताजी के खानदान को किया जाता था, उनके पिताजी के खानदान को किया जाता था, उनके पिताजी का जो ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर हैं वो कौन से आपके खानदान से आते हैं, कौन से गोत्र के हैं, क्या उनका बिजनेस है, उस पर्टिकुलर लड़के की कितनी लड़कियां हैं, कि कितनी बहनें हैं एंड कितनी सारी चीजें देखी जाती थी कि उस पर्टिकुलर लड़के का उस सोसाइटी में क्या नाम है, कितने और भाई हैं, कितना आपका बिजनेस है एंड सो मेनी थिंग्स. तो ये जो आपका तरीका होता है ना शादी करने का, ये एक पुराना तरीका माना जाता था जहाँ पे हम लोग बहुत कुछ देख परख के लड़की की शादी कराते थे. लड़के की कुंडली भी देखी जाती थी, लड़का मांगलिक तो नहीं है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. किस टाइम पे पैदा हुआ था जो आपके शादी के टाइम पे देखी जाती थी. आज का जमाना कैसा है कि भाई लड़का क्या करता है, कितना कमाता है, उसको जान लेने के बाद लड़की की शादी करा दी जाती है. नहीं देखा जाता है कि उसका खानदान कैसा है या क्या है. आपका लड़का लड़की खुश है, आजकल माँ बाप आपकी शादी करा देते हैं. ये है आपकी नई टेक्निक. अब हम लोग इसको रिलेट करेंगे हम लोग के ओल्ड एंड न्यू क्रिटिसिज्म से. ओल्ड क्रिटिसिज्म भी बिल्कुल यही काम करता है कि अगर आपके राइटर ने एक पीस ऑफ टेक्स्ट लिखा है तो आपके राइटर से या फिर उस टेक्स्ट से मतलब ना रख के ये देखा जाता है कि वो उसने कौन सी एज में लिखा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में उस राइटर की जिंदगी का क्या प्रभाव पड़ा, वो राइटर कौन से स्कूल गया, उस टाइम पे जब राइटर ने लिखा कौन सा राजा था, उस पर्टिकुलर राइटर ने कितनी बार शादी की, कितना उसका डिवोर्स हो गया, उसके कितने बच्चे थे, उस टाइम पे आपका क्या चल रहा था, उसका इफेक्ट उसके काम पे देखा जाता है. बेसिकली आपका जो ओल्ड क्रिटिसिज्म है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं पूरी तरह से क्या होता है, सब्जेक्टिव. वो आपके एक एक चीज के रेफरेंस में चला जाता है. लेकिन आज के न्यू क्रिटिसिज्म को अगर वो आप देखेंगे तो हमारे जितने भी न्यू क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि भाई आप टेक्स्ट से मतलब रखो, आपको ऑथर या फिर उसकी जिंदगी से क्या लेना देना है, वो क्या करता था, क्यों करता था, इससे मतलब मत रखिए. आप ये देखिए कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट की क्लोज एनालिसिस करिए, आप टेक्स्ट के एलिमेंट्स को पढ़ने की कोशिश करिए कि शब्दों में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, कौन से लिटरेरी डिवाइसेस वहां पे लगाए हुए हैं, क्या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट का स्ट्रक्चर है, आपका एलिमेंट है, आपका टेक्सचर है. मतलब एक एक चीज टेक्स्ट रिलेटेड होनी चाहिए, आपका ऑथर बिल्कुल वहां पे नहीं प्रेजेंट होना चाहिए. एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ऑब्जेक्टिविटी. आपका ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है 1920s में आपके अमेरिका एंड आपके जर्मनी में आता है, जन्म लेता है. अचानक से ये बिल्कुल नहीं आ जाता है कि भाई आज से हम लोग न्यू क्रिटिसिज्म को फॉलो करेंगे. आपके ओल्ड क्रिटिसिज्म में जहां पे हम लोग प्लेटो, अरिस्टोटल, सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पोप, हमारे रोमांटिक राइटर्स, रोमांटिक क्रिटिक्स को पढ़ रहे थे, आगे बढ़ते बढ़ते आपके आ जाते हैं विक्टोरियन एरा में मैथ्यू अर्नोल्ड एंड हमारे टी.एस. इलियट, जो इस पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात करना स्टार्ट कर चुके थे. ऑलरेडी हमारे उनकी थ्योरीज में थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी आ जाती है जहां पे वो लोग बताते हैं कि एक राइटर को अपने काम से भैया सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी चाहिए, अपने काम में घुसना नहीं चाहिए, मतलब कि अपने काम से अलग होके अपने काम को लिखना चाहिए. एंड जो आपके रीडर्स हैं वो भी उस पर्टिकुलर वर्क को, टेक्स्ट को बिल्कुल ऐसे नजरिए से पढ़ें कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है एंड ना कि ऑथर की जिंदगी से उसको रिलेट करें.
तो ये एक बेसिक आइडिया था आपके ओल्ड क्रिटिसिज्म का एंड न्यू क्रिटिसिज्म का। आपका जो न्यू क्रिटिसिज्म है बेटा, वो यही बात को बोलने की कोशिश करता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो अपने आप में खुद ही इतना ऑटोनॉमस है, ऑटोटेलिक है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो खुद बता सकता है। आपको उसको डेसिफर करने के लिए किसी भी ऑथर की रेफरेंसिंग की कि ऑथर ने ये सोचा होगा तभी ये लाइन लिखी हुई है, अच्छा ऑथर का ब्रेकअप हुआ था तभी वो इतना दुखी दुखी लिख रहा है, ये सब कुछ नहीं आपको सोचना है। जो टेक्स्ट में लिखा है उसकी आप क्लोज रीडिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव रीडिंग करेंगे एंड अपने टेक्स्ट को एक ऑलरेडी ऑटोटेलिक टेक्स्ट मानेंगे जो अपने आप में ऑटोनॉमस है, काफी है। ये पॉइंट आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब आपकी जो ये थ्योरी है न्यू क्रिटिसिज्म, उसको आपके बताया है बहुत सारे आपके राइटर्स ने। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझना कि हम लोग को कभी कोई पनीर की सब्जी बनानी होती है, जैसे कढ़ाई पनीर बनाना है, हम लोग ने यूट्यूब पे सर्च किया तो सारी कढ़ाई पनीर की आपकी क्या होती है, रेसिपीज निकल के आती है। पर आप ध्यान देना कि हर पर्टिकुलर आपका जो चैनल चल रहा होता है, हर कुक ने उस कढ़ाई पनीर को बनाने का एक थोड़ा थोड़ा अलग तरीका होता, कढ़ाई पनीर ही है लेकिन सब उसमें अपना अपना टच बता देते हैं। कोई प्याज पहले डालेगा, कोई पहले आपके पनीर को तलेगा, मतलब सबका अपना अपना तरीका होता है। सेम यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिली है कि ये सारे के सारे बेटा आपके न्यू क्रिटिक हैं, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म को अप्रोच करने का सबका अपना तरीका है एंड हर किसी ने अपनी अपनी क्या बताई है, रेसिपी बताई है, सामग्री बताई है, या फिर बोल सकते हैं अपनी अपनी थ्योरी बताई है, जो आपको बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट पता होनी चाहिए कि आई.ए. रिचर्ड्स कौन थे, उनकी क्या थ्योरी थी, क्लिनिक ब्रुक्स कौन थे, उनकी क्या थ्योरी थी, उनकी थ्योरी कौन सी किताब में आती है, कब पब्लिश हुई थी। ये आपका न्यू क्रिटिसिज्म में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस की अब बात हो रही है तो डायरेक्टली क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे और देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे। आप जब इनको पढ़ेंगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई गारंटी यू कि न्यू क्रिटिसिज्म को लेके आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाने वाले हो, ठीक है। Which of the following is true in the context of new criticism? आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड प्लीज कीप दिस इन माइंड कि आपकी जितनी लिटरेरी थ्योरीज है ना उनकी समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से न्यू क्रिटिसिज्म के ऊपर क्या सही है, ठीक है। क्या आपका न्यू क्रिटिसिज्म फॉलो करता है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, मतलब कि हिस्ट्री से कनेक्शन रखता है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्या आपके न्यू क्रिटिसिज्म का मेन लॉ ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म इज दैट इट शुड बी सब्जेक्टिव एनालिसिस? इस वर्ड को रट लेना, बिल्कुल अपने दिमाग पे, अपने फिंगर टिप्स पे रट लो। नहीं समझ में आता है, गजनी की तरह टैटू करो कि आपका ओल्ड क्रिटिसिज्म बेटा इज सब्जेक्टिव, आपका न्यू क्रिटिसिज्म इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस बात को अच्छी तरीके से लर्न कर लो। आपका यूजीसी नेट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस बहुत देता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब घुस जाना उसके सारे रेफरेंसेस के बारे में, उसका कनेक्शन बैठाना। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अपने काम से सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना की तरह बना के रखना, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। द डिस्टिंक्टिव प्रोसीजर ऑफ अ न्यू क्रिटिक इज एक्सप्लिकेशन। यहां पे आपसे बोला गया है कि न्यू क्रिटिसिज्म का जो न्यू क्रिटिक होता है उसका जो मेन काम होता है एक्सप्लिकेशन। अब एक्सप्लिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को डिटेल में आपके देखना। आप न्यू क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तो उसका मेन काम यही बोलता है कि close analysis of the text, you have to put something in very much detail or read something in detail। तो ये आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म की ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। जितने बच्चे पढ़ चुके हैं उनको बहुत अच्छा रिवीजन मिल रहा होगा। दीज आर ऑल द पीवाईक्यूज व्हिच आई एम डिस्कसिंग फॉर यू। एंड जिन्होंने अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं आपकी थ्योरीज को लेके, इनके जरिए उनके दिमाग में पिक्चर क्लियर बिल्कुल हो जाने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब इस बात को समझ लो कि न्यू क्रिटिसिज्म का आपका दूसरा नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्योंकि ये लोग करके देखने में बिलीव करते हैं कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने बच्चों के ऊपर कि प्रैक्टिकली उन्होंने आपकी पोएट्री बांटी एंड बच्चों को कहा विदाउट टेलिंग द नेम ऑफ द ऑथर कि जाओ इसका डेसिफरिंग करके आओ, ट्रांसलेशन करके आओ। हर बच्चा उस पोएट्री का एक अलग अलग मीनिंग निकाल के आया, जिसको एक एक्सपेरिमेंटल नाम मिला प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। तो यहां पे आपसे पूछा है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है, तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर कि क्लोज एनालिसिस ऑफ अ पोएम विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। आप जब एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को, मैं आपको एक पोएम दे देती हूँ, कहती हूँ कि कल इसकी पैराफ्रेजिंग करके आना, विदाउट टेलिंग यू कि वो किस ऑथर ने लिखी है। तो जब आपको ऑथर का नाम नहीं पता होगा तो उसका एरा
एरा भी नहीं पता होगा, उसकी बायोग्राफिकल डिटेल्स भी नहीं पता होंगी, आप उसको हिस्ट्री से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आपके पास क्या बचेगा, पोएट्री के वो शब्द, आप उस शब्दों को बस डिसिफर करोगे और उसको ट्रांसलेट करके मीनिंग निकाल के ले आओगे। इसी चीज को कहते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ेंगे। Which one of the following best describes the basic principles of new criticism? आप खुद इस चीज को देखिए और जज करिए कि न्यू क्रिटिसिज्म से आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जिस भी बच्चे ने सिर्फ ये पढ़ लिया है कि इसमें कौन कौन से राइटर हैं, उनकी थ्योरी पढ़ ली है, मेन थ्योरी को समझा ही नहीं, तो आंखें खोल के देखो कि हर थ्योरी में से, आगे भी जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे उसमें दिखाई देगा, हर थ्योरी में से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस इधर असर्शन एंड रीजन के आते हैं या फिर स्टेटमेंट्स के थ्रू आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको थ्योरी की समझ है या नहीं। ठीक है, यहां पे आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा एम्फसाइज करता है न्यू क्रिटिसिज्म को। वीडियो रोको, पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ो, खुद से आंसर दो, तभी आपको एक करेक्ट आंसर मिलना चाहिए। डोंट बी सो लेथार्जिक कि हाँ मैम बता देंगे एंड तब हम लोग समझ जाएंगे। अपने आप को चैलेंज करो, एग्जाम नजदीक है आपके, इन पीवाईक्यूज को लगाना आना ही चाहिए आपको। डू नॉट टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड कि बस आंसर मिल गया एंड आप आगे बढ़ गए। प्लीज चैलेंज योरसेल्फ एंड आंसर दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, देन गो थ्रू द आंसर। ठीक है, आपका आंसर बन जाता है लोकेटिंग एंड मीनिंग ऑफ लिटरेरी वर्क इन द इंटरनल रिलेशंस ऑफ द लैंग्वेज दैट कॉन्स्टिट्यूट अ टेक्स्ट। आपका जो प्रिंसिपल है न्यू क्रिटिसिज्म का, जिसने ये क्वेश्चन समझ लिया ना, उसको पूरा न्यू क्रिटिसिज्म समझ में आ गया कि आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर क्या लिखा है, उसको पढ़ने में इनकी क्लोज एनालिसिस रहती है, उससे इंटरनल रिलेशनशिप्स कि आपका ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, ये लिटरेरी डिवाइसेस है, तो इसके ये मल्टीपल मीनिंग्स निकल के आ सकते हैं। देन आपके टेंशन इन पोएट्री है या नहीं, अनएम्बिग्विटी आपकी इसमें है या नहीं, कितने टाइप के मीनिंग इसमें यूज किए गए हैं, आपकी लैंग्वेज साइंटिफिक है या इमोटिव है, ये सारी चीजें आपके न्यू क्रिटिक्स देखते हैं। बेसिकली बिल्कुल आपका न्यू क्रिटिसिज्म लैंग्वेज को पढ़ने की एक साइंटिफिक अप्रोच है। हम लोग लैंग्वेज को पहले इतना डिटेल में नहीं पढ़ा करते थे, लेकिन ये लोग साइंटिफिकली आपकी लैंग्वेज को डील करते हैं। ठीक है, आई.ए. रिचर्ड्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म एक वर्क था उनका 1929 का, वेरी वेरी फेमस, जिसकी वजह से इनॉग्रेट हुआ अ न्यू फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर थॉट। व्हाट वाज द बुक्स सबटाइटल? क्वेश्चन देखो, सारी डिटेल्स देने के बाद आपसे पूछा गया है कि भाई एक्सपेक्टेड है कि बच्चे ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, इनकी जो किताब है, जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने बच्चों के ऊपर, वो जरूर पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने उसके सबटाइटल पे ध्यान दिया? सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं। इस बुक का जो सबटाइटल है स्टडी इन लिटरेरी जजमेंट, ये आप लोग को याद रखनी है। ठीक है, सो दीज वर द क्वेश्चंस फ्रॉम न्यू क्रिटिसिज्म जो आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे एंड बहुत अच्छा रिवीजन आपको मिल रहा होगा। इन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आई.ए. रिचर्ड्स के ही वर्क को हम लोग देखेंगे। लिंक्स 4 काइंड ऑफ मीनिंग, इन्होंने 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग की बात की है, 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की है। आपकी जो 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग है जो आपके हर ह्यूमन अटरेंसेस में आती है, वो क्या है ये आपको बताई है एंड ये हर बच्चे को रटी हुई होनी चाहिए कि इट इज सेंस, फीलिंग, टोन एंड इंटेंशन। ये 4 चीजें हैं जिसपे आपका वर्क लिखा जाता है, जो आपका ऑथर इंटेंड करता है आपको बताने में कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का सेंस क्या है, फील क्या है, टोन क्या है और इंटेंशन क्या है। ये 4 चीजें इन्होंने बताई हैं। देन ही हैज आल्सो टोल्ड कि आपके 2 फंक्शंस होते हैं लैंग्वेज के, एक साइंटिफिक होता है, एक आपका क्या होता है, इमोटिव होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में आप फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करते हो, जैसे मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दी कि टुडेज टेम्परेचर इज इतना इतना सेल्सियस, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हुई, साइंटिफिक लैंग्वेज का मैंने इस्तेमाल किया। इमोटिव लैंग्वेज जो आपकी पोएट्री में इस्तेमाल की जाती है, जिसके बारे में हमारे न्यू क्रिटिक्स स्पेशली बात करते हैं पोएट्री की लैंग्वेज की, वो आपको प्लेजर देनी चाहिए, आपके इमोशंस को टच करनी चाहिए। सो उसको बनाने के लिए यू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिटरेरी स्पीच, मेटाफर, सिमिली, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन, सो मेनी थिंग्स जो आपकी लैंग्वेज को ऑर्नामेंटल एंड ब्यूटीफुल बनाते हैं एंड रीडर के पार्ट पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसलेशंस आपके एक्सपेक्ट करते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं भाई मुझे इसी तरीके से, तो आप लिटरेरी थ्योरी वाले पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को ले सकते हो एंड वहां पे सेपरेटली सिर्फ लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस लगा सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने पूरे इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं उनको सेग्रीगेट करके रखा है सेक्शन वाइज।
आप मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाना चाहते हो कि भाई मुझे 2019 के लगाने हैं, तो उस पेपर को आप क्लिक करके सारे 100 क्वेश्चंस लगा सकते हो। आप सिग्रीगेटेड लगाना चाहते हो कि मुझे सिर्फ लिटरेरी थ्योरी के क्वेश्चंस लगाने हैं, या फिर आज मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इन इंडिया के लगाने हैं, इंडियन लिटरेचर के लगाने हैं, वो सब सिग्रीगेटेड हैं, वो आप जाके लगा सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव जो बच्चों को मदद करता है अपनी तैयारी को जज करने में, कि मैंने अगर एक पूरा सेक्शन तैयार कर लिया, उसके क्वेश्चन लगा के मैं देखूं कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो ये आपको जरूर से अवेल करना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। पूरे पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज हैं ये, आपके एनटीए नेट के इंटरफेस पे बने हुए हैं, ऐसे नहीं कि नॉर्मल कोई एमसीक्यूज हैं, ये पीवाईक्यूज हैं एग्जाम में आए हुए और हर साल आपके अपडेट हो जाएंगे। सो डू गो एंड चेक देम आउट। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर्ड पैराफ्रेज अ हेरेसी। नाउ आपके इसमें अगेन एक न्यू क्रिटिक आते हैं जो बताते हैं, जैसे हम लोग का एमए के पेपर होते थे, तो एक जैसे सपोज आपकी कोई पोयम है कि हमारी वर्ड्सवर्थ की हम लोग की टिंटन एबे हम लोग ने उठा ली, तो हम लोग उसका टेक्स्ट तो पढ़ के जाते नहीं थे, तो हम लोग बड़े कामचोर हैं, हम लोग सिर्फ उसकी पैराफ्रेजिंग पढ़ के चले जाते थे, जिसने समरी इंटरनेट पे दी होगी उसके पढ़ के चले जाएंगे, किसी ने वीडियो बनाया होगा उसको देख के चले जाएंगे। तो आपके कौन से ऐसे न्यू क्रिटिक है जो कहते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर पोएट्री की पैराफ्रेजिंग करना हेरेसी है, पाप है, ये नहीं करना चाहिए आपको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्लीनिथ ब्रूक्स। आप सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है कि क्लीनिथ ब्रूक्स ने हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज कौन से पर्टिकुलर फेमस वर्क के अंदर ये बताया है। जरूर से लिख के जाना है ताकि एग्जाम में अगर आए तो आपको तुरंत क्लिक करे और आपके कमेंट के जरिए कोई और बच्चा पढ़े तो उसका भी भला हो। डेट के साथ आपको वर्क लिख के जाना है। अगला क्वेश्चन, F.R. Lewis and Q.D. Lewis launched a critical journal devoted to the moral centrality of English study. आपके जो F.R. Lewis हैं and Q.D. Lewis हैं, ये दोनों पति पत्नी थे, एंड इन्होंने एक आपका जर्नल पब्लिश किया था। नाउ ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, न्यू क्रिटिसिज्म से भी आपके दो जर्नल्स बहुत ज्यादा ही रिलेटेड हैं। कमेंट करके बताना कि आप में से कितने बच्चों को पता है, मैंने पहले भी ये बच्चों को पढ़ाया हुआ है। देयर आर 2 जर्नल्स जो न्यू क्रिटिसिज्म के वर्क्स को पब्लिश करते थे, वो आपको बताना है नीचे कमेंट में। यहां पे आपके F.R. ल्यूइस जो आपके न्यू क्रिटिसिज्म के शाहरुख खान माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी थ्योरीज हैं, इन्होंने आपका एक जर्नल लिखी थी द स्क्रूटनी। ठीक है, आपके F.R. ल्यूइस का एक बहुत फेमस वर्क है जिसमें ये कुछ राइटर्स के एक कलेक्शन को बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कि वो कौन है। ठीक है, देन आपके 1940s में एक क्रिटिक एंड फिलोसोफर आए जिन्होंने प्रोड्यूस किए 2 इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल पेपर या एसेस, जिसका नाम है इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी। वो कौन से 2 राइटर्स हैं जिन्होंने इंटेंशनल फैलेसी एंड इफेक्टिव फैलेसी के एसेस लिखे हैं? इनका नाम है आपके विमसैट एंड बियर्ड्सली। ये जो आपका वर्क है यहाँ पे आपको शो कर रहा है, ये जो आपका वर्क है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेंशनल फैलेसी बताने की कोशिश करती है कि आप अपने ऑथर के इंटेंशंस को अवॉइड करो, मतलब ऑथर ने क्या इंटेंड किया है इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। इफेक्टिव फैलेसी, रीडर का उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक वर्क को जज करते हो, देन टू यू आर डूइंग अ मिस्टेक। फैलेसी का मतलब एरर, मिस्टेक। आप जब ऑथर के इंटेंशंस एंड रीडर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग किसी वर्क को जज करोगे, यू आर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके न्यू क्रिटिसिज्म से मैं लेके आई हूं, एंड ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, आप बार बार इनको सेम तरीके से रिपीट होते हुए देखोगे। न्यू क्रिटिसिज्म में एक टर्म है आपका टेंशन इन पोएट्री। ये जो टेंशन इन पोएट्री है ये किसने दिया है? इट इज अ वेरी वेरी फेमस कॉन्सेप्ट जो बताया जाता है कि आपके पोएट्री के अंदर 2 टाइप के टेंशन होते हैं। एक होता है आपका एक्सटेंशन, एक होता है आपका इंटेंशन। दोनों ही आपको बताने का मतलब है कि आपका अगर एक वर्ड लिखा हुआ है तो उसके 2 मीनिंग निकल के आते हैं, कोनोटेटिव मीनिंग एंड डिनोटेटिव मीनिंग। ये जो आपके मीनिंग होते हैं ना, वो रीडर, आपके ऑथर ने कुछ और लिखा होगा, बट हो सकता है कि आपका जो रीडर है अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका कुछ और मीनिंग निकाल के आ जाए, एंड इससे क्रिएट होती है हमारी पोएट्री में टेंशन।
जिसके बारे में बात की है हमारे फेमस राइटर एलन टेट ने। ये फेमस है अपने इस पर्टिकुलर वर्क टेंशन इन पोएट्री के लिए। इन्होंने वैलिडिक्शन इन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, जॉन डन की भी बहुत सारी पोएम्स का एग्जाम्पल लिया है एंड शो किया है कि अगर आप मेटाफिजिकल पोएट्स के वर्क को पढ़ रहे हो तो अगर आप प्लेटो के नजरिए से पढ़ोगे तो आपको वो वर्क बड़ा अश्लील लगेगा, लेकिन अगर आप आजकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आप उसमें स्पिरिचुअलिटी भी देख पाओगे अपार्ट फ्रॉम सेंसुअलिज्म। सो दिस क्रिएट्स टेंशन इन पोएट्री। अगर आपका एक कॉन्टेक्स्ट सेट है तो आप एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकालते हो, लेकिन अगर आपका कॉन्टेक्स्ट सेट नहीं है, आप कुछ और मीनिंग निकालते हो, तो एक ही पोएट्री से आप मल्टीपल लेयर ऑफ मीनिंग निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज टेंशन इन पोएट्री। अब आपके न्यू क्रिटिसिज्म से या फिर लिटरेरी थ्योरी से कहें तो ये बहुत ही फेमस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे डिफरेंट थ्योरीज दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि ये कौन से राइटर्स कौन से थ्योरी में बिलोंग कर रहे हैं, या फिर आपसे उनके वर्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म है, द वेल ब्रॉट अर्न है, देन आपका ग्रेट ट्रेडिशन है। आपको ये मैच करके बताना है कि कौन सा आपके किससे मैच कर रहा है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आपको बहुत ध्यान से देने हैं। ये उसी से बनेंगे जिन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिकली सारी थ्योरीज को पढ़ा है। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड। अगेन आई वुड लाइक टू से, अगर आप इसी तरीके से एक ही थ्योरीज को, मतलब आपकी पूरी लिटरेरी थ्योरी को एक साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे इस कोर्स को जरूर से अवेल करें। इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड हमारे YouTube के फ्री लेक्चर्स के अलावा यू आर ऑल्सो गोइंग टू गेट द PYQs। ये जो आपको PYQs हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बच्चों को ऑलरेडी 2-3 महीने से मेरे फ्री PYQs मिल रहे हैं, तो भाई जाओ और इसको जाके अवेल करो। भाई ये तो फ्री है आपके लिए, जाके प्रैक्टिस करो। आई हैव गिवन सो मेनी पोल्स एंड प्रैक्टिसेस टू माय स्टूडेंट्स बोथ फ्रॉम पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, जो आपको फ्री में मेरे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाते हैं। तो उसको आप जरूर से जाके चेकआउट करिए। यहाँ पे खत्म हो जाती है हमारी सीरीज। मेरी पूरी कोशिश रही कि आपको मैं टॉपिक समझाऊं, आपकी जो थ्योरी है उसको समझाओ, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दूं। ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं। जो इसको कर लेता है, समझ लेता है, उसको एक बूस्ट मिलेगा लिटरेरी थ्योरी में। सो आई होप कि ये जो आपकी सीरीज है बहुत ज्यादा आपकी मदद करेंगी। मेरी और भी बहुत सारी सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं ब्रिटिश लिटरेचर पे भी, उसको भी आप जरूर से जाके अवेल करें। डू लेट मी नो योर फीडबैक कि आपको ये पूरी जो थ्योरी है, लिटरेरी थ्योरी की जो सीरीज है, कैसी लगती है। हाउ डू यू रिसीव दीज वीडियोज, आपकी कितनी मदद होती है, ये भी जरूर से बता के जाना। I am going to take your leave. I will meet you up next in yet another theory and in yet another video. Bye.